मेरे पिता के गुजरने के बाद मेरी मम्मी सिलाई करती है और अब मेरा तो यही काम है। मेरी मम्मी मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहती है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी आप काफ़ी अच्छी मुहिम चला रहे हैं। कितने हैरान कर देने वाली बात है कि आप लोग काले पीले धागों पर विश्वास कर लेते हो, आप पाखंडियों पर विश्वास कर लेते हो, लेकिन ईश्वर की सबसे नायब रचना आप खुद हो। फिर भी आप खुद पर विश्वास नहीं करते। अपने माँ बाप की परवरिश ने भूल जैसे औलाद और गिरते बजन में 1 मिनट में हो जैसे तैयार, 1 मिनट में हो जैसे तैयार। 15 मिनट तो मैं फोन देखती हूँ, लेकिन फोन में मैं जो आप लोग देखते हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती। तो आप लिखते भी हैं बेटा? कौन लिख के देता है ये चीज़ें? सर आदि तो मैं खुद भी लिख लेती हूँ, आदि मम्मी भी लिख के देती है। तो आपने कहा कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ, हाँ जी सर। तो आईपीएस ही क्यों बनना चाहते हैं? उस पिता के कपड़े तो फट गए बेटी को नए कपड़े पहनाने में, और बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पर रील बनाने में, इंस्टाग्राम पर रील बनाने में। इस बच्चे का एक और बड़ा रिकॉर्ड है, ये लगातार 2.5 से 3 घंटे बिना रुके स्पीच दे सकती है। एक एरोप्लेन थी जो क्रैश होने वाली थी, जिसमें 4 लोग थे, एक छोटी सी बच्ची, एक प्रधानमंत्री नायब सिंह सैनी राहुल गांधी। हाँ। उस एरोप्लेन में 3 ही पैराशूट थे। तब मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी ने बोला मैं इस देश की शान हूं, तो मैं एक पैराशूट लेकर कूद जाता हूँ। फिर राहुल गांधी ने भी बोला कि मेरे बिना तो इस देश में हंसी मजाक हो ही नहीं सकती, तब वो भी एक पैराशूट लेके कूद गए। फिर प्रधानमंत्री जी ने बोला उस छोटी सी लड़की से कि बेटा अभी एक ही पैराशूट बचा है, तुम ये पैराशूट लेकर कूद जाओ। तब उस लड़की ने कहा कि अभी तो 2 पैराशूट बचे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो मेरे स्कूल का बैग लेके ही कूद गए। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और मेरे साथ आज 7 साल की गुड़िया है। गुड़िया 7 साल की है, लेकिन 28 स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी है। रिकॉर्ड है इनका। 40 से ज़्यादा ये प्रोग्राम कर चुकी है और नशा मुक्त हरियाणा को लेकर लगातार मुहिम में शामिल होती है। कहीं भी पंचायत होती है, कहीं भी लिव इन रिलेशनशिप का मामला होता है, तो ये बच्ची बोलती है। आज बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। नाम है अवनी चौधरी। अवनी चौधरी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और राम राम। राम राम। मेरा नाम अवनी चौधरी है और मैं मात्र 7 साल की, और मेरी जन्मभूमि की बात की जाए तो वो नलवा गांव है, और मेरी पढ़ाई की बात की जाए तो मैं हिसार में सेंट कबीर स्कूल में अपनी पढ़ाई करती जी। अगर माता पिता के बारे में बात की जाए तो? और माता पिता के बारे में बात की जाए तो मेरे पिता आज इस दुनिया में है नहीं। मेरी मम्मी मुझे जो स्पीच वगैरह होती है, मेरी मम्मी एक बार लिख के देती है और बाकी सारा मैं खुद याद कर लेती हूँ। जी। आज की बात करें, आज आप कैथल के अंदर हैं, तो कैसे पहुंचना हुआ यहाँ पे? आज यहाँ पहुँचने पर भाई एमएस जादूगर सम्राट के प्रोग्राम में हम गांव गुणा के थल में हम जा रखे थे, तो भाई ने बोला कि कल ही हम तुम्हारा पॉडकास्ट करवा देते हैं। जी। तो आज पॉडकास्ट है आपका, तो क्या कुछ आप सुनाना चाहेंगे? आप नशा मुक्त हरियाणा को लेकर एक बड़ा अभियान चलाए हुए हैं, 40 से ज़्यादा आप स्पीच कर चुके हो, तो सबसे बेस्ट स्पीच आपको कौन सी लगती है? थोड़ा सा बताए एक बार। वैसे तो मैं सबसे ज़्यादा नशे की मुहिम को लेकर कार्य कर चुकी हूँ, और आज मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि आज मैं बड़े बड़े स्टेज पर जाती हूँ, अपने विचार रखती हूँ। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान मेरे भाई एमएस जादूगर सम्राट का रहा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची। तो मैं मेरे भाई के लिए भी कुछ चंद पंक्तियाँ आप सभी के सामने रखना चाहूँगी कि दुखों की धूप में भाई छाया बन के आए हैं। मेरी हर तकलीफ को भाई ने हर बार अपनाया है। मैं कैसे करूं आपका शुक्रिया अदा मेरे भाई, आपने ही तो मुझे कंकर से हीरा बनाया है। मैं कैसे करूं भाई की तारीफ, मेरे शब्दों में भी इतना जोर नहीं, पूरी दुनिया में जाके ढूंढ लेना, लेकिन मेरे भाई एमएस जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं,
और कोई नहीं। गजब गजब। जी, तो अब नशे के खिलाफ आप जो मुहिम चला रहे हो, उसमें क्या-क्या आप बातें बताते हो लोगों को? मैं अभी आपका थोड़ा सा समय लेते हुए जी। 5-10 मिनट का नशे पर अपने हाँ, कुछ चंद बिल्कुल। विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। हाँ, महोदय, मेरी मातृभूमि भारत है, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया था। और आज उसी मातृभूमि का युवा तेज गति से नशे की चपेट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। डूब गया है इंसान इस नशे के तूफान में। पता नहीं क्या मिलता है इस दारू सिगरेट की आन में। जैसे पानी बिन मछली नहीं रह सकती, वैसे दारू बिन इंसान नहीं रह सकता। यह शरीर की नस नस में जहर का काम करता है, फिर भी इंसान इसे गम भूलने की दवा समझता है। शराब पीता तो बड़े महंगे वाली, दिखावा करने की तो हद ही पार कर डाली। घर में बीवी भूखी, बच्चे भूखे और बाहर ये नशाड़ी। कैसा कानून है इस शासन का, आगे तो नशा मुक्ति के नारे लगवाता है और पीठ पीछे नशे की दुकानें खुलवाता है, नशे की दुकानें खुलवाता है। आज वर्तमान समय में हमारी युवा पीढ़ी 95% नशे की चपेट में है। मेरा सभी युवाओं से इस पॉडकास्ट के माध्यम से निवेदन है कि आप महाराणा प्रताप के वंशज हो, आप छत्रपति शिवाजी के वंशज हो। आपको यह काम बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मेरे देश का युवा चिट्टे की चपेट में आकर कीड़े मकोड़े की मौत सड़क के किनारे पड़े मिलते हैं। यह हमारे लिए देखना बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मेरे भारत देश का युवा सुबह घर से मदर इंडिया देखकर जाता है और शाम को नशे की हालत में घर आकर अपनी बीबी, बच्चों, माँ बाप को पीटता है। और एक हद तो उस दिन फट गया जब एक पति नशे की हालत में घर आकर अपनी पत्नी को पीटता है, फिर उसके 14 टुकड़े कर कर प्रेशर कुकर में उसे उबाल देता है। ये इतनी दुर्भाग्य की बात है, ये इतनी दुर्भाग्य की बात है। जी, तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी आप काफ़ी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, तो इसको लेकर आप कैसे प्रेजेंट करते हैं लोगों को? हमारा समाज बहुत सुंदर था, लेकिन हमारे समाज में अब ऐसे कुछ कानून आ चुके हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई हमसे दूर हो रहे हैं। हमारे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं और इस कानून का हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई गलत फायदा उठा रहे हैं। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। इस कानून का नाम लेते हुए भी मुझको शर्म आ रही है। कहते हैं ना कि हमारे कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हमारा कानून अंधा है, तो सच में ही हमारे कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैंने बहुत से ऐसे गांव देखे हैं जिसमें गांव की बेटी गांव में बहू बनकर रहने लगती है। कितने दुर्भाग्य की बात है। तो मैं अपनी कुछ चंद पंक्तियों से उन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूँ, उन लड़कियों तक, कि घर का ते ऊपर होके ने तू उसके साथ तू दौड़गी। तेरे भैया का था नाम शिखर में, तू मट्टी के मातू रोड़गी। रज समान ने धरती जन्म दिया, तू उसे ते तू मुंह मोड़गी। रतन बाप की पगड़ी दिखी को ना, तू उसे ते तू मुंह मोड़गी। आज बाप की पगड़ी तने दिखी को ना, उसकी चुंदड़ी तू ओढ़गी, उसकी चुंदड़ी तू ओढ़गी। रे माँ बाप ने तू हिस्सा करके छोड़गी, ना वे जी सकदे ना मर सकदे। रे गांव में कुकर निकलेगे जद करते बारे कदम ना रख सकदे। रे तू माँ बाप ने हिस्सा करके छोड़गी। रे कल तक गांव में नाम की तुत्ती बोलिया कर दी, और आज नजर ना ऊपर कर सकदे। रे तू माँ बाप ने हिस्सा करके छोड़गी। ये लोग आगे बोल न सह सकदे, इस दुख ने कुकर सहवेगे। रे ये लोग आके बोल न सह सकदे,
इस दुख ने कुकर सहवेगी। रे तू माँ बाप ने ईसा करके छोड़गी, खुद ते बढ़ के चाया जिसने आज वाय मर्यादा लांघगी। रे भगवान ते सब कुछ मांगेंगे, बसिब छोरी ना मांगेंगे, बसिब छोरी ना मांगेंगे। रे सबके गात कंबेगी, रे आज सबके गात कंबेगी। तने सारा कुडुंबा कर दिया तने तैस नैस, तने तैस नैस। लाडो तने माँ बाप की आत्मा दुखाई है। रत्र सर पे पाप की पांड देख ले। अवनी चौधरी कह रही बेबे, तू पूरी दुनिया में आंड लिए, सुख तू भी ना पावेगी, सुख तू भी ना पावेगी। तारीफ के लायक है। और आपने 28 जो स्कॉलरशिप एग्जाम क्लियर किए हैं, एक रिकॉर्ड आपने बनाया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। कितने एक साल के अंदर ये एग्जाम, कितने एग्जाम हुए, कब तक ये आपने 28 जो पास किए? जब मैं फर्स्ट क्लास में हुई थी, यूकेजी क्लास तक तो ये एग्जाम होते नहीं थे। जब मैं फर्स्ट क्लास में हुई तब मेरे पिता की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मैं बाहर भी जाने लगी, प्रोग्राम करने लगी, साथ ही साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करने लगी। फिर मेरे काफ़ी ऐसे मेरी मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आता था कि आप इस गुड़िया को, हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है, हम इनको फ्री में पढ़ाएंगे, अगर इनके 50 में से 50 आ गए, 100 में से 100 आ गए। तो फिर मैं वो सारे टेस्ट क्लियर कर चुकी थी, और काफ़ी ओलंपियाड के एग्ज़ाम भी है जो मैं क्लियर कर चुकी। और अभी भी मेरा जीके का ओलंपियाड हुआ था, अभी 5 दिन पहले, और अभी मेरा एक और इंग्लिश का जो ओलंपियाड है। तो ये आप क्लियर कर चुके हैं सारे? हाँ जी सर। ओलंपियाड की अगर बात करें तो ये कौन सा एग्जाम होता है? ओलंपियाड की बात करें तो ये पूरे हरियाणा का, भारत का भी होता है, और जिसकी भी फर्स्ट रैंक आती है उन्हें मनी दी जाती है, कुछ सहायता राशि दी जाती है हाँ मतलब। जी। तो ये कौन सा स्थान आया आपका इसमें? मेरी 34 रैंक आई थी पूरे भारत में। अगर शिक्षा की बात करें तो इसके बारे में आप कितना कुछ जानते हैं? क्या कुछ कविता भी इस पे भी बनाई है आपने? हाँ जी सर। थोड़ा सुनाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हो। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से ही रहा है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी लिखा है कि ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, बुद्धि का ज्ञान हो और इंसान अपने पैरों पर खुद ही खड़ा हो सके। दोस्तों, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान है। हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरक्की की है, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम भीमराव अंबेडकर। बहुत ही गरीब परिवार से होते हुए भी उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। शिक्षा के बिना इंसान पशु समान है। शिक्षा के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि बस में सफर भी नहीं कर सकता। उसे बार बार पूछना पड़ता है कि ये बस कहाँ जाएगी, कि ये बस कहाँ जाएगी। हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक स्कूल कॉलेज खुलवाए गए, और पहले शिक्षा थी जो प्राचीन काल में शिक्षा मंदिरों में ब्राह्मणों व पुजारियों के द्वारा दी जाती थी, और अब जो शिक्षा है हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक स्कूल कॉलेज खुलवाए गए हैं। शिक्षा जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य है जो उन्नति करना है। इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कहाँ आपके गांव गुना में आज प्रोग्राम था रात का, तो वहाँ पे क्या कुछ सुनाया आपने? मैंने सर वहाँ पे माँ बाप के प्रति सुनाया था अपने विचार। जी, तो हमें भी बताइए कौन से विचार हैं? यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। माँ 9 महीने बच्चे को कोख में सींचती है। पिता तमाम उम्र बच्चे की परवरिश करने में खुशी खुशी कर देता है। पिता होना कितना मुश्किल है। किसी ने पिता के ऊपर बहुत ही अच्छा लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदों का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं।
पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। आज बात एक ऐसे इंसान की कर लेते हैं जो जीवन में सबसे ज्यादा कुर्बानी देता है और जिसे जीवन में सबसे कम क्रेडिट नसीब होता है। पिता। आखिर कौन है पिता? पिता वो है जो नौकरी पर जाता तो जवान है लेकिन लौटता बूढ़ा होकर है। पिता अपने पूरी जिंदगी बच्चों के सपने पूरे करने में, शौक पूरे करने में, वह घर को ढंग से चलाने में खुशी खुशी लगा देता है। पिता की जेब में पैसे हो या ना हो, लेकिन हौसला जरूर होता है। खुद के लिए तो 500 रुपए के जूते भी नहीं खरीद सकता, पर औलाद की खुशी के लिए 5000 के जूते भी औलाद के पैरों में पहना देता है, पैरों में पहना देता है। मैं देश भर के नौजवानों को एक बात बता दूं कि जिसकी भी औलाद नहीं होती, न जाने वो कितने व्रत यतन करने लगते हैं, न जाने कौन कौन से चौखटों पर अपने माथा रगड़ते हैं, दर दर की ठोकर खाते फिरते हैं। जब वह उसी वक्त उनकी गोद में एक नन्हा सा फरिश्ता आ जाता है, उसी दिन से वे माँ बाप अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं। ब्याह, शादी, पढ़ाई, लिखाई, इन सब की चिंताएं उन माँ बाप को उसी वक्त से होने लगती है। पिता अपने पूरे फंड का, अपने पूरे जीवन का पैसा अपनी औलाद की खुशी के लिए खुशी खुशी औलाद को दे देता है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हर किसी का पिता अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, अगर उस पिता को बोला जाए कि आपको नंगे पैर पहाड़ों पर चढ़ना है तो आपके बच्चे का भविष्य बन सकता है, तब वो पिता नंगे पैर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी तैयार रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए पिता होना इतना मुश्किल है जैसे कि शाहरुख खान, चाहे कितने ही बड़े बादशाह क्यों ना है, उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए दुनिया उनकी प्रतीक्षा करती है। जिस भी रोड से शाहरुख खान गुजरते हैं वो सड़क जाम हो जाती है। शाहरुख खान की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उनके घर के सामने मन्नत मांगने के लिए खड़ी रहती है। जब नार्को टेस्ट डिपार्टमेंट ने उनके बेटे को अरेस्ट किया, तब वही सुपरस्टार शाहरुख खान वानखेड़े के आगे हाथ जोड़ते नजर आए। उनके फोन से एक चैट वायरल हो जाती है जिसमें सुपरस्टार शाहरुख खान बहुत ही भावुक नजर आए और बोल रहे थे कि आप मेरे बेटे को छोड़ दो। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान, जिसे दुनिया झुका ना सके, उसके बेटे के सिर्फ 2 आंसुओं ने उसे तोड़ कर रख दिया। पिता होना इतना मुश्किल है। राजा दशरथ, पराक्रमिक राजा, उनके पराक्रम का डंका तीनों लोक में बाजता था। जब दान और दानवों का युद्ध हुआ, तब वही राजा दशरथ के पास भगवान इंद्र मदद मांगने के लिए आए। दानवों की सेना जिस राजा दशरथ के नाम से कांप उठती थी, उसी के बेटे के बिछड़ने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इतने पराक्रमिक राजा पुत्र मोह से ऊपर ना उठ सके। पिता होना इतना मुश्किल है। जी गजब। तो आप तो एआई से भी फास्ट हो। सर वैसे तो मैं 40 मिनट बोल लेती हूँ, लेकिन अभी तो थोड़ा ही टाइम है इसीलिए। नहीं, टाइम अपने पास बहुत है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। बेशक आप 1 घंटा 2 घंटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं भाई, इस बच्चे का एक और बड़ा रिकॉर्ड है। ये लगातार 2.5 से 3 घंटे बिना रुके स्पीच दे सकती है। तो छोटी सी उम्र में कमाल करती है बच्ची। तो इसके साथ साथ अगर पढ़ाई की बात करें तो आपका रूटीन क्या रहता है? कितनी देर आप घर पे पढ़ते हैं और ये बातें कौन आपको सिखाता है? सर मेरी रूटीन की बात की जाए तो मैं सुबह 4 o'clock उठ जाती हूँ, फिर 15 मिनट योगा करती हूँ, नहा धो के तैयार होती हूँ,
फिर खाना खाती हूँ और फिर मेरी बस स्टॉप पे मेरी बस है जो मुझे लेने के लिए आ जाती है। फिर मैं स्कूल में जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और वैसे तो मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट रैंक आती है मेरी। फिर मैं घर आती हूँ 3 o'clock। फिर मैं 15 मिनट तो मैं फ़ोन देखती हूँ, लेकिन फ़ोन में मैं जो आप लोग देखते हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती। मैं समाज में क्या चल रहा है, क्या कार्य हो रहा है, मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ। और फिर 15 मिनट के बाद मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि पढ़ लो। मेरी मम्मी ने ये मुझे शुरू से ही सिखा रखा है, जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहते उसी वक्त से मेरा ये रूटीन है। और फिर मैं अपने स्पीच की थोड़ी बहुत तैयारी करती हूँ 2 घंटे और फिर मैं रात के 9 बजे तक जो अपनी पढ़ाई करती हूँ और फिर मैं रात का खाना खाती हूँ और फिर 9:30 पे मैं सो जाती हूँ और फिर सुबह। बेटा ये तो खेलने की उम्र है, लेकिन आप तो बहुत कुछ कर रहे हो इस उम्र में, तो ये कैसे संभव हो रहा है? सर ये तो मेरे पिता के गुजरने के बाद मेरी मम्मी सिलाई करती है और अब मेरा तो यही काम है। मेरी मम्मी मुझे IPS ऑफिसर बनाना चाहती है और मेरा भी यही सपना है और मेरे पिता का भी यही सपना था कि मैं IPS ऑफिसर बन जाऊं। तो ये सपना आपका ज़रूर साकार होगा और हम सभी की दुआएं भी हैं कि आप बड़े होकर IPS ऑफिसर बनो। तो इसके साथ साथ आपका जो सबसे फेवरेट आपकी जो स्पीच है वो कौन सी है, वो भी आप सुनाओगे? टाइम बहुत है, आप सुना सकते हो, टाइम की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। एक पिता अपनी बेटी से पुकार करता है और नशे पर भी है। नशे पर जब मैंने पूरा नहीं बोला था। कोई बात नहीं, आपके पास फुल टाइम। एक पिता है जो अपनी बेटी से पुकार करता है, जरा उस पिता की पुकार को भी सुनिएगा। मेरे से ऊंचा कद हो तेरा, कदे नीची नाड़ झुकाइए ना। पंचायती तेरा बाप कवावे, गरा उलाना लिया ये ना। मन फुल्ला की जूम पाले लाडो, चुबिए काटा बनके ना। घर का ताज मेरी लाडो, मान राखिए खंडके का। ओड पैर तने रोकू कोन्या, ओड पैर तने रोकू कोन्या, पर काया चाम दिखाइए न। हास बोल कदे टोकू कोन्या, पर गणेर फल तू जाइए न, पर गणेर फल तू जाइए न। जो हर कदम तेरे साथ खड़ी, तेरा माँ बरगा तेरा मुखड़ा है। या दुनिया सारी कोयले बरगी, तू सोने का टुकड़ा है। माड़ा सोची ना मेरी लाडो, तेने रोती हुई न हंसा दूंगा। जे हो पसंद कोई तो बता दिए, मैं तेरा घर बसा दूंगा। पर उम्र तगाजा करके न कोई गलत कदम उठाइए ना। जितना पढ़ना पढ़ ले बेटी, पर काना मने तू कवाइए ना, पर काना मने तू कवाइए ना। या दुनिया देखी बहुत गणी, थाना मने तू दिखाइए ना, थाना मने तू दिखाइए ना ए लाडो। बेटी माँ बाप के कालजे की कोरव है, बेटी माँ बाप के कालजे की कोरव है। आज छोड़ के न पढ़ाई, छोटी सी उम्र के बड़का ने आज प्यार हो जे है, आज प्यार हो जे है। अपने माँ बाप की परवरिश ने भूल जैसे औलाद, और गिरते बजन में 1 मिनट में हो जैसे तैयार, 1 मिनट में हो जैसे तैयार। माँ बाप अपनी औलाद की पढ़ान खातिर अपनी पूरी जवानी गाल दे, अरे औलाद ने 1 मिनट ना लग दी, पूरा गांव गवांड में इज्जत उछाल दे। रे कुकर भूल जैसे औलाद, रे कुकर भूल जैसे औलाद, जब उंगली पकड़ के बापू हमने आंगन में चलना सिखावे। माँ पाल पोस का हमने इतना समझदार बनावे है। यो सही है यो गलत है, न्यू क्या के हर बुराई ते बचावे। अपने फैसले खुद ले सका, न्यू क्या के माँ बाप का मुंह बंद करवावे। जिस चेहरे न देख के माँ बाप कदे हंसिया कर दे, आज उसे चेहरे न देख के माँ बाप रोवे। मने दुखी होंदे माँ बाप का मुंह ते सुनता देखा है कि हे राम, इसी औलाद ते अच्छा तो बे औलाद हो जाना था, बे औलाद हो जाना था। रे कुकर पाली थी उस माँ ने,
उस माँ ते जाके पूछियो। रे कुकर पाली थी उस माँ ने, उस माँ ते जाके पूछियो। बेटी माँ बाप के कलजे की कोरव है। बापू अपने बेटी के शौक पुगाण में अपनी पूरी जवानी गाड़ दे, और औलाद ने एक मिनट ना लग दी, पूरा गांव गवांड में इज्जत उछाल दे। रे बेटी के शौक पुगाण में बापू की तो आधी उम्र हो जे है। रे बेटी के शौक पुगाण में तो बापू की आधी उम्र हो जे है। छोरा छोरी में कदे फर्क नहीं करा, पर आज माँ बाप का प्यार भूल उस बेटी ने कोई और प्यारा हो जे। रे बापू की पगड़ी रुल जे पैरिया में, रे बापू की पगड़ी रुल जे पैरिया में, अरे कोर्ट में जा किसी और गैल खड़ी हो जे। रे किस चीज की कमी छोड़ दी माँ बापू ने, अरे न्यू तो बता के किस चीज की कमी छोड़ दी माँ बापू ने। आज चार चार मानसा में खड़ी होकर बेटी अपने बापू की पहचानन ते नाटे कि खुली आजादी देवे माँ बापू, ये उनका कसूर है। कि खुली आजादी देवे माँ बापू, ये उनका कसूर है। कुछ छोरिया के चक्कर में कुछ बेकसूर छोरिया घरा बैठन में मजबूर हो जे है, घरा बैठन में मजबूर हो जे है। गजब कमाल करा है बेटी। तो इनकी जो इनको सिखाने वाली है इनकी माँ है। तो इसके साथ साथ कोई कॉमेडी टाइप भी याद है आपको? कुछ हंसी मजाक का कोई चुटकुला याद है? ये तो सीरियस बातें होगी, तो अब कुछ हंसी मजाक हो जाए। सर क्वेश्चन भी करूंगी अभी बाद में, पहले हंसी मजाक हो जाए थोड़ा। हाँ। सर मुझे एक किस्सा याद आ जाता है। मैं जब छोटी सी थी, मात्र और मात्र 4 साल की, जब तो मेरे पिता थे, जब मैं एक दिन फ़ोन में देख रही थी, तब मेरे सामने एक लॉन्ग वीडियो आ जाती है। तब मैंने उसको चलाया। जब उस वीडियो में एक एरोप्लेन थी जो क्रैश होने वाली थी, जिसमें 4 लोग थे, एक छोटी सी बच्ची, एक प्रधानमंत्री, फिर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और राहुल गांधी। हाँ। उस एरोप्लेन में 3 ही पैराशूट थे। तब मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी ने बोला कि मैं इस देश की शान हूँ, तो मैं एक पैराशूट लेकर कूद जाता हूँ। फिर राहुल गांधी ने भी बोला कि मेरे बिना तो इस देश में हंसी मजाक हो ही नहीं सकता। तब वो भी एक पैराशूट लेके कूद गए। फिर प्रधानमंत्री जी ने बोला उस छोटी सी लड़की से कि बेटा अभी एक ही पैराशूट बचा है, तुम ये पैराशूट लेकर कूद जाओ। तब उस लड़की ने कहा कि अभी तो 2 पैराशूट बचे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो मेरे स्कूल का बैग लेके ही कूद गए। गजब गजब। उसके अलावा कुछ और याद है? नहीं सर, और तो सर मैं देखती ही नहीं। कोई और चुटकुला याद है इसके जैसे ये था? मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस भी पूछना चाहूंगी। मेरे से मत पूछना। मैं पूछूंगा सर आपसे। पूछो। सर दर्शकों से भी पूछ रही हूँ, अगर आपको नहीं आया तो। ओके। आपका पहला क्वेश्चन, फोन में मत देखना। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि 1 साल में कितने घंटे होते हैं? नहीं पता। तो जितने भी दर्शक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो फिर एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना इसका आंसर। और दूसरा क्वेश्चन ये है, इंग्लिश में बोलूँगी, हिंदी में भी बोल दूँगी और इंग्लिश में भी। आपको वैसे तो इंग्लिश में आना चाहिए। हाँ। आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, आई एम अ अफ्रीकन एनिमल, आई एम अ फीमेल एंड चेंज टू मेल एंड बैक टू फीमेल, आई क्लीन माई सराउंडिंग, हु एम आई? आज का सूता फंस गया। अब मैं आपसे पूछूं कुछ। शिक्षा मंत्री कौन है? महिपाल डांडा। गृह मंत्री? गृह मंत्री अब फंस गए। चौधरी। नहीं, गलत। कैबिनेट, कैबिनेट नहीं, कौन सा था? गृह मंत्री। गृह
मिस्टर ऑप्शन ऑप्शन नायब सिंह सैनी, नो अनिल विज, यस नहीं रॉन्ग। नायब सिंह सैनी उन्हीं के पास गृह मंत्रालय है अभी। बोलने तो यही वाली थी फिर मन ने क्या तो बेटा हम पॉलिटिकल रिपोर्टर मन ने गलत कह दिया तो मेरा ऑप्शन तो ये था। आप मतलब हो 7 साल की, लेकिन आपकी जो इस टाइम की पढ़ाई है वो एक बड़े लंबे स्तर की चल रही है, तो ये तैयारी कैसे करवाते हैं? माँ बाप पढ़े लिखे हैं, कैसे हैं, कितनी कुछ पढ़ाई की हुई है माँ बाप पापा तो इस दुनिया में है नहीं, मम्मी ने एमए कर रखी है हिस्ट्री से। ने? एमए हिस्ट्री कर रखी है। जी सर। तो आपके पापा ने क्या अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन क्या पढ़ाई में क्या? साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी की हुई थी। तो आपने कहा कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ, हाँ जी सर। तो आईपीएस ही क्यों बनना चाहते हो आप? क्योंकि सर ये मेरा शुरू से ही सपना था। जब मैं 3 साल की थी मेरे पापा का भी यही सपना था, मेरी मम्मी का भी यही सपना है। और जब मैं 3 साल की थी, जब से मुझे ये शौक चढ़ा हुआ था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं। तो पता है कि आईपीएस ऑफिसर के काम क्या होते हैं? हाँ जी सर। थोड़ा बताएं। सर मैं अगर आईपीएस ऑफिसर, वैसे तो मुझे पता है कि मैं बन ही जाऊंगी जी। अगर मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई तो फिर मैं गरीब बहन भाइयों की शादी करवाऊंगी, गरीब बहन भाइयों को खाने के लिए दूंगी। वैसे तो मेरे पापा भी 11 को और हमेशा जब भी कोई जयंती होती थी, मैं भी मेरे पापा को यही सीख देती थी कि एक दिन मुझे एक किस्सा याद आया कि एक दिन मेरे पापा, गांधी जयंती थी उसी दिन, मेरे पापा कहीं शादी थी उधर जा रहे थे, तो मेरी मम्मी भी साथ में ही थी, मैं भी साथ में ही थी। तब एक आंटी आती है और वो गरीब परिवार से ही थी वैसे तो, और बोलती है, उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था जो कि भूख से रो रहा था। तो वो बोलती है मेरे पापा से कि साहब मैं आपकी गाड़ी साफ़ कर दूं। गाड़ी तो हमने साफ़ की ही हुई थी, मेरे पापा ने मना कर दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही मैंने पापा को डांटते हुए कहा, क्योंकि जब तो मैं छोटी थी, मैं डांटते हुए कहा कि पापा उनके पास तो एक छोटा सा बच्चा भी था जो भूख से रो रहा था, आपने क्यों साफ़ नहीं करने दी? या फिर साफ़ नहीं करनी थी तो उनको पैसे दे देते, कुछ खिला देते। फिर हम गाड़ी मोड़ के दोबारा से उधर ही आए और फिर मेरे पापा ने उनको कुछ पैसे दिए और बिना काम करवाए। और मैंने मेरे पापा को ये भी बोला कि आज गांधी जयंती है, या गांधी जी भी ऐसे ही करते थे। तो आप शुरू से ऐसे बोलते हो फिर तोतली भी बोल रहे हो? मतलब बोलते तोतले बोलते आज के जो रिश्ते हैं आप समाज में देख ही रहे हैं, क्योंकि 40 से ज़्यादा प्रोग्राम आप कर चुके हैं। उम्र बेशक आपकी 7 साल हो, लेकिन काम आप बड़े कर चुके हैं। तो क्या लगता है, मतलब क्या चल रहा है समाज में? सर मैं मेरी कुछ चंद पंक्ति प्रस्तुत करना चाहूंगी कि माँ बापू राखण के खातिर तकरार भी होती देखी रे, गरांगण के बीच बिचोले खड़ी दीवार भी होती देखी रे, खाली हाथ मैंने माँ की जाई मैंने बाण भी जाती देखी रे, बेटे का जन्मदिन बनान मैंने साड़ी आती देखी रे, देखा है मैंने बुआ के आँखों में भी आता पानी, दादा दादी पड़े खाट पे ना कदर कदे भी जानी रे, माँ की बाड़ी बेच के बेटा इब हरिद्वार में नान करे से, सोशल मीडिया पे रील बनाने के खातिर इब वो गरीबा ने पुण्य दान करे है, निशानाश की जड़ हो से सबने वो समझावे है, नीलकंठ पे जाके ने खुद बोले की गुट्टी खावे है, खुद बोले की गुट्टी खावे, गांव का मंदिर में कद दिया लायन इब वो भी धर्म की अलख जगावे है। इस सोशल मीडिया के दौर में बलकार खुद अपने कर्म भूलते जावे है, खुद अपने कर्म भूलते जावे है। पाखंड को लेकर आपकी क्या कुछ सोच है? हाँ जी सर, पाखंड पर भी मैंने अपने जो विचार रख रखे हैं।
बताओ अपने विचार। अब मैं अपने कुछ विचार पाखंड पर भी अपने कुछ विचार है जो रखना चाहूंगी। मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की चीज है दोस्तों। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास कर लेते हैं कि जल दिया है तो काम बनेगा। चांद पर विश्वास कर लेते हैं कि व्रत रखा है तो लंबी उम्र होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने के लिए। इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितने हैरान कर देने वाली बात है कि आप लोग काले पीले धागों पर विश्वास कर लेते हो, आप पाखंडियों पर विश्वास कर लेते हो, आप खरों पर विश्वास कर लेते हो, आप उंगली में पहने जाने वाली अंगूठी पर विश्वास कर लेते हो, लेकिन ईश्वर की सबसे नायब रचना आप खुद हो। फिर भी आप खुद पर विश्वास नहीं करते, खुद पर विश्वास नहीं करते। जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही है, वो आपके अंदर ही है। और जब इंसान अपने जीवन में हार कर परेशान हो जाता है तब वो पाखंडियों की ओर बढ़ने लगता है। और एक पाखंडी कहता है, एक पाखंडी पर्चे काटकर भविष्य भी बताता था। एक दिन उन्हीं की संगत पर टीन शेड गिर जाती है और एक आदमी की मौत हो जाती है। तब वो पाखंडी कहाँ था? मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो पाखंडी कहाँ था? शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही सुना है। मेरे पिता का ऐसा मानना है कि ज्ञान व शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिवीजन मुनाफा होता है, जो जीवन के अंत तक मिलता ही रहता है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि इंसान को सामान्य जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर और किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो होती है ज्ञान व शिक्षा। यदि आपके पास धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। धन हो या सोना, दोनों के ही चोरी होने या कम होने का डर रहता है। यदि आप इसी धन को, इसी गोल्ड को नॉलेज में कन्वर्ट करते हो तो ना ही तो यह कभी चोरी होगा, ना इसके कभी कम होने का डर रहेगा। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? कोई कहेगा राजा है, कोई कहेगा किसी देश का प्रधानमंत्री है, कोई कहेगा जिसके पास धन है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि धन हो या सोना इंसान को पावरफुल नहीं बना सकते। दौलत आज है तो कल नहीं। अस्त्र तभी तक काम आता है तब तक वो चल सकता है। शिस्तर का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज ही सबसे शक्तिशाली है, नॉलेज ही सबसे शक्तिशाली है। जी, इसके साथ भ्रूण हत्या पे कुछ बढ़ाया आपने? भ्रूण हत्या को लेकर जो लड़कियों को गर्भ में ही मार देते हैं। सर वैसे इस पे तो अभी तक नहीं बनाया, वैसे बेटियों पर बनाया है। किसानों पे सुना दो। किसानों को लेकर, क्योंकि किसान आंदोलन था तब तो आप बिल्कुल ही छोटे होंगे। सर मैं गई थी। गए थे आप किसान आंदोलन में? सर मैं 3 साल से बोल रही हूँ। अच्छा, क्या बात है बेटा। तो सुनाओ, क्या सुनाया था वहाँ पे? आपने सपोर्ट किया था किसानों को। कितना बड़ा आंदोलन देश का, कितना बड़ा आपने आंदोलन देश का देखा है। तो वहाँ पे क्या क्या देखा आपने, याद है? सर याद तो नहीं है। अच्छा, तो क्या सुनाया था वहाँ पे? लोग कहते हैं कि बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। जरा सोचो कि किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे, तो रोटी कहाँ से लाओगे। मर रहा है सीमा पर जवान और खेतों में किसान। वे कैसे कह दूं मैं इस दुखी मन से कि मेरा भारत महान, कि मेरा भारत महान। चीर के जमीन को मैं उम्मीद में बोता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ। मत मारो मुझे इन आंसुओं के गोलों और मीठी मीठी बोलियों से। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एक किसान हूँ। जाति धर्म का सौदा करने वाले किसान की कीमत क्या जाने। जो फसल की कीमत दे ना सके वो उस किसान की कीमत क्या जाने, वो उस किसान की कीमत क्या जाने।
कच्चे घर और कच्ची सड़कें, फिर भी बारिश की दुआएं करता है। आखिर इस सरकार का पेट ही तो किसान ही तो भरता है, फिर क्यों उनके हक को उनसे छीना जा रहा है? समझ जाओगे तुम किसान का दर्द, एक बार खेतों में हल चला कर तो देखो, किसी जमीन के टुकड़े में बीज बो कर तो देखो। कहाँ ले जाओगे तुम यह किसान के हक का दाना? आखिर एक दिन इस दुनिया को छोड़ के तुम्हें भी तो है जाना, तुम्हें भी तो है जाना। मैंने एक ईमानदार किसान को डरे सहमे देखा है, मेहनत करने के बाद भी उसे भूख से लड़ते देखा है, भूख से लड़ते देखा है। दुनिया करे जिस पर नाज, हाँ मैं उस किसान का बेटा हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उस किसान का बेटा हूँ। ये जो बड़े नेता लोग अपनी थाली में 56 प्रकार के भोजन खाते हैं, यह उसी किसान की मेहनत और खून पसीने से आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब मेरे देश का किसान रात की ठिठुरती ठंड में कदम कदम बर्फ जमती है, तब मेरे देश का किसान उसी पुराने से कपड़ों से वो खुशबूदार मिट्टी छनती है। तेरी कैसी है ये जिंदगी भूमि पुत्र, जब तेरा खून पसीना बहता है तो मेरे थाली में रोटी बनती है। मैं बोलना चाहूंगी कि भूमि पुत्र की पूजा होनी चाहिए। अगर किसान ने अनाज बोना बंद कर दिया तो ये देश भूख की कगार पर आ जाएगा। किसान दूसरों का तो पेट भरता है, लेकिन उनके खुद के बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है, भूखा ही सोना पड़ता है। किसान अपनी फसलों को उसी प्रकार पालता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, एक माँ अपने बच्चे को पालती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप देश को चाहे कितना ही डिजिटल क्यों ना बना लो, चाहे कितना ही आगे क्यों ना बढ़ा लो, लेकिन गूगल से कभी रोटी डाउनलोड नहीं हो सकती। रोटी तो उस किसान की मेहनत और खून पसीने से ही पैदा होती है। जी, बड़ा ही ज़बरदस्त आपने किसानों पे सुनाया है। तो जब आप किसानों के बीच में जाते हो या फिर कोई भी प्रोग्राम है वहाँ पे जाते हो, आपका स्वागत किया जाता है, तो फिर कैसी फील आती है, कैसा लगता है आप? सर मुझे तो उन किसानों के बारे में सोचकर बहुत ही बेचैनी होती है कि वो किसान कैसे धूप में, सर्दी में, बारिश में खेतों में बीज बोते हैं, उनकी बार बार देखभाल करते हैं। जी, जहाँ भी आप जाते हो, जैसे स्वागत होता है आपका, कहीं भी जाते हो, तब आपको कैसा फील होता है तब तो सर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। कि आप कुछ कर रहे हो समाज के लिए? हाँ जी सर। तो देश का जवान, हाँ जी सर। तो उस पर भी कुछ बनाया है शहीदों को लेकर या फिर हाँ कुछ जी सर। फौजी भाइयों के लिए? क्या सुनाए थोड़ा सा एक बार। बूझा है जिस आंगन का चिराग, उस घर की दीवारें भी रोई होगी। खोया है जिन माँओं ने अपना लाल, न जाने वो माए कैसे सोई होगी। जब तुम शहीद हुए थे तो न जाने तुम्हारी माँ कैसे सोई होगी। एक बात तो तय है कि तुम्हें लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ जो मिट गया वतन पर। मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। हम आजाद, ये आजादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ तो उन आंखों को दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे, देखने नहीं देंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। उन शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। एक जवान अपनी पत्नी से शादी में 7 जन्मों का वादा करके आता है। 7 दिन ही नहीं हुए, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, हाथों की चूड़ी आ गई, नन्हे नन्हे बच्चों का बाप गया, एक माँ का बेटा गया। साहब आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय आजकल तिरंगा भी बोलने लगा है, क्या बात है भारत। आजकल मैं लहराने से ज्यादा दफनाने में काम आ रहा हूँ।
महोदय, एक हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप भर्ती में तो 1 इंच भी कम नहीं लेते। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका आधा शरीर कैसे ले लूं? मैं इसका आधा शरीर कैसे ले लूं? ये सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने वाले क्या जाने कि किस कीमत पर यह स्वतंत्रता आई थी। क्या लगता है तुम्हें यह वतन यूं ही आजाद हो गया? शुक्र बनाओ उन वीरों का जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं, घरों में चैन की नींद से सो रहे हैं। वो उन वीरों की वजह से जो सदा के लिए सो गए, जो सदा के लिए सो गए। एक शहादत पर एक शहीद अपने घर पर संदेश लिखता है। वो संदेश में क्या लिखता है सुनिएगा। वो अपनी माँ से लिखता है कि माँ, मैं तेरी आंखों का तारा, कर बैठा हूँ तुझसे किनारा। फर्ज तो निभा लिया है मैंने इस मिट्टी से, लेकिन बन ना पाया तेरे बुढ़ापे का सहारा, बन ना पाया तेरे बुढ़ापे का सहारा। फिर वो अपने पिता के लिए लिखता है कि कंधे पे बिठाकर तूने ये दुनिया है दिखाई, अब तेरे लिए कुछ करने की बारी मेरी भी आई। तू छाती चौड़ी करके चलना बापू, तेरे बेटे ने पीठ पे नहीं सीने पे है गोली खाई, सीने पे है गोली खाई। फिर वो अपनी बहन के लिए लिखता है कि बहना मैं तेरी डोली उठा ना पाया, तेरे हाथों में चांद तारे सजा ना पाया। इस मिट्टी का मेरे ऊपर इतना कर्ज था कि राखी का फर्ज मैं निभा ना पाया, मैं निभा ना पाया। फिर वो अपनी पत्नी के लिए लिखता है कि कुछ पल के लिए अपने आंसू छुपा लेना, अपने सारे गिले शिकवे मिटा लेना। जब मैं तिरंगे पे लिपट के घर आऊं तो मुझे एक बार सीने से लगा लेना, सीने से लगा लेना। और अभी मुझे भगत सिंह के कुछ क्रांतिकारी विचार याद आ जाते हैं। भगत सिंह में जो क्रांतिकारी विचार थे वो शुरू से ही थी, देशभक्ति की भावनाएं भी उसमें शुरू से ही थी। एक दिन भगत सिंह के पिता खेत में बीज बो रहे थे। तब भगत सिंह वहां आकर अपने पिता से पूछता है कि क्या कर रहे हो पिताजी? तब वो पिताजी कहते हैं कि आज मैं खेत में 1 बीज बो रहा हूं, कल 1000 बीज उग जाएंगे। अगले ही दिन भगत सिंह उसी खेत में आता है और एक बंदूक बोने लगता है। फिर भगत सिंह के पिताजी वहां आकर भगत सिंह से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो भगत सिंह? तब भगत सिंह अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, आज मैं 1 बंदूक बो रहा हूं, कल 1000 बंदूक उग जाएगी और मैं उन बंदूकों से अंग्रेजों का खात्मा करूंगा। इसीलिए भगत सिंह में क्रांतिकारी विचार व देशभक्ति की भावनाएं शुरू से ही थी। 1907 में जन्म लिया एक बालक ने जिसे आगे चलकर शहीद आजम कहलाना था। भगत सिंह था नाम उसका, मुख सूरत से भी प्यारा था, तेज झलकता था मुखमंडल पर, भारत माता का राज दुलारा था। और जब से बसंती चोला उड़ा, देश प्रेम ही सहारा था, दिलो दिमाग पे रहता सदा ही इनकलाब का नारा था। आंखों में लहू उतरा जब जलियांवाले बाग में डायरे ने फायर फायर बोला था। खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था। निर्दोषों की खून से सनी उस माटी को भगत सिंह ने चूमा था। भगत सिंह की आंखें भर आई, जलियांवाले बाग को देख भर आई। आजादी ही दुल्हन है मेरी, कसम ये उसने खाई। जान हथेली पर लेकर आजादी का अफसाना गुनगुनाया था, गुनगुनाया था। अंग्रेज कोड़े बरसा बरसा के थक गए, लेकिन भारत माता का लाल फिर भी झुका नहीं। जेल में अधिकार न मिलने पर क्रांति वहां भी जारी थी, क्रांति वहां भी जारी थी। भूख हड़ताल की लहर उठी, चढ़ा अंग्रेजों का पारा, लाहौर से दिल्ली तक फिर गूंजा इनकलाब का नारा। भूखे प्यासे सब सहते रहे, औरंगजेब बसंती चोला गाया था, औरंगजेब बसंती चोला गाया था। न जाने रब ने कौन सी मिट्टी से ऐसा वीर सपूत बनाया था, ऐसा वीर सपूत बनाया था। गजब गजब। तो आप लिखते भी हैं बेटा? कौन लिख के देता है ये चीजें आपको? सर, आधी तो मैं खुद भी लिख लेती हूँ, आधी मम्मी भी लिख के देती है।
ओके, तो आप स्टूडियो में बैठे हो और स्टूडियो में बैठे हुए आपको कम से कम 1.5-2 घंटा हो चुका है। तो क्या कुछ आपने नोटिस किया? क्या कुछ आप इस पे लिख सकते हो? क्या सर? स्टूडियो के बारे में बता सकते हो? आपने क्या-क्या देखा? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मेरा एक्सपीरियंस तो वैसे बहुत अच्छा रहा और ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और पहले तो मुझे थोड़ी घबराहट होती थी जब मैं इस पॉडकास्ट में आई, लेकिन अब मैं खुलकर बोल रही हूँ। ओके, तो क्या नाम है इस पॉडकास्ट का? द एएनएस स्टूडियो। जी, तो इसके साथ-साथ और मतलब क्या साथ में रागनी वगैरह भी कुछ सॉन्ग? सर पिता अपनी बेटी से, ओके। इसी पर एक सॉन्ग है। हाँ, सर औलाद के खातिर माँ बापू ये के सोच कसोवत, औलाद जब उनकी न रहे जब उनकी आत्मा रोवे है, बेटा हो चाहे बेटी हो माँ बाप तिचोर कवाइए न, कवाइए न। बेटी उलाना लियाइए ना, बिन ब्याही खसम बनाइए ना, बापू की पगड़ी न है लाडो पंचायत में दरवाइए ना, बापू का अभिमान तू माँ की लाडली जान तू, कुडुम्बे की जिसते नाक कटे उसी ना भरिए उड़ान तुम, उसी ना भरिए उड़ान तू ना जाने है लाडो तेरे बापू ने तू कितनी प्यारी, सर पे कर्जा ठाके ने कर राखी से तेरे ब्याह की तैयारी, तेरा यो लिया दूं ये के चाओ बरे मन में, लाडो का ब्याह होवेगा जब आग लगा दूंगा धन में, सपने हो जाए चूर चूर कोई ऐसा कदम उठाइए ना, उठाइए ना, बेटी उलाना लियाइए ना, बिन ब्याही खसम बनाइए ना, बापू की पगड़ी न है लाडो पंचायत में दरवाइए ना, बापू का अभिमान तू माँ की लाडली जान तू, कुडुम्बे की जिसते नाक कटे उसी ना भरिए उड़ान तू, उसी ना भरिए उड़ान तू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपनी इच्छा से और क्या लगता है कि आज पॉडकास्ट में आपका पहला पॉडकास्ट है, कुछ सुनाना चाहिए जो रह गया हो? सर मैं मेरी उन बहनों से एक बात पहुंचाना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो इंस्टाग्राम पर अर्धनंगन होकर वीडियो बनाती है सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए, तो मैं मेरी बहनों आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको वायरल ही होना है तो आप अच्छी वीडियो बनाकर होइए, अगर आपको वायरल ही होना है तो आप पूरे कपड़े पहन कर होइए। और मैं उन पतियों से, उन अभिभावकों से, उन माताओं पिताओं से बोलना चाहती हूँ कि आपके बहन बेटी इंस्टाग्राम पर अर्धनंगन होकर वीडियो बना रही है, उस पिता के कपड़े तो फट गए बेटी को नए कपड़े पहनाने में, और बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पर रील बनाने में, इंस्टाग्राम पर रील बनाने में। बहुत गजब। और मैं मेरी उन बहनों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहनों, देविया तो वो थी जनाब जो सोने की लंका ठुकरा देती थी, राज सिंहासन सुख त्याग देती थी, पति वियोग में सती हो जाती थी, जौहर की ज्वाला बचाने के लिए अपनी मर्यादा चुन लेती थी, क्योंकि मर्यादा ही उनका चरित्र था, चरित्र ही उनका असली श्रृंगार था। जी, गजब। तो अभी आपने 1 महीने या 2 महीने के अंदर 2 मंथ्स, तो कोई ऐसी कुछ लिखा है आपने जो आप सुना सकते हो? मनीषा हत्याकांड पे आपने कुछ स्पीच दी, वहाँ पे गए थे आप? हाँ जी सर। तो क्या बोला था वहाँ पे? सर वो तो अभी याद नहीं है क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे नए नए टॉपिक हो चुके हैं। आईपीएस ने जो सुसाइड किया वो याद पता है आपको? जो हरियाणा के अंदर एक एडीजीपी रैंक का आईपीएस था, उसने सुसाइड किया है। सर मैं तो चलाती ही नहीं हूँ फोन। जब आप बड़े हो जाओगे ना और जब आप आईपीएस बनोगे, हाँ जी तब मैं सर। दोबारा से फिर आपका पॉडकास्ट करूँगा। बिल्कुल सर। आप आओगे यहाँ पे? हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। ओके, तो जब आप आईपीएस बन जाओगे तब आओगे? मेरे को अपॉइंटमेंट दोगे? फिर तो मेरे को लेनी पड़ेगी ना अपॉइंटमेंट।
सर मैं ही ले लूंगी ना। कहीं कहीं भूल जाओ आप, फिर तो आप बड़े अफसर बन जाओगे ना। सर मैं नहीं भूलने वाली, मुझे अब तक के सभी गाँव के नाम याद है ओके और पॉडकास्ट का नाम भी मुझे हमेशा याद रहेगा। जी। तो पॉडकास्ट, आप गांव के नाम बताओ। चलो आपका ना मैं एग्जाम लेता हूँ, कौन से गांव में आप गए हो? फर्स्ट गांव मेरा ज्ञानपुरा था। ओके फर्स्ट सेकंड उनके रैंक तो याद नहीं है, लेकिन मुझे सारे गांव याद है। हाँ ज्ञानपुरा था, बिठमड़ा था और बिठमड़ा में जाओ और सिरसा, हाँ लुदेसर, नलवा, हाँ कवारी, हिसार। ये शहर है, सिरसा और हिसार शहर है। शहर के नाम भी ले लेती हूँ ना। सिरसा और हिसार ले ही लेती हूँ। और तालू, मिठमड़ा, तालू, अमानी और अग्रवा था, इगरा और दौलतपुर में एक बार किया था ना, दौलतपुर। हाँ। और नाथूसरी चोपटा, अदमपर और मंगाली कुटिया और आज कहाँ थे? आज अरे खाना खाया था? एक गुना खाना कितना खाते हो? एक रोटी एक बार। पूरे दिन में एक बार ही खाना खाते हो? और एक बार में एक रोटी? टमाटर, प्याज, खीरे, फ्रूट्स, मेरा दिमाग नाच से नहीं चलता। तो बादाम नहीं खाते? खाती हूँ, बादाम भी खाती हूँ, काजू, किशमिश, पिस्ता। तो ये चीज तो आपने बताई नहीं। लाइफस्टाइल आपने बताया, कच्चा नारियल, ये चीजें तो रह गई थी। दिमाग चलाने के लिए क्या खाना चाहिए ताकि और बच्चों का भी दिमाग चले? मेरी फेवरेट सब्जी तो मेरी कोई है ही नहीं। हाँ। लाल मिर्च बनी होती है उस दिन तो मैं 10 रोटी खा जाती हूँ। अच्छा क्या किस्सा था वहाँ दौलतपुर का? 30 रोटी 2 दिन में। 2 दिन में 30 रोटी खा गई थी? अच्छा, कि सब्जी थी या फिर कैसे? आलू की सब्जी थी और उसके अंदर ही दही मिक्स था, उसके अंदर ही लाल मिर्च। तो भाई छोटी सी गुड़िया 7 साल की है और कमाल करती है और सपना भी बड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो अगला पॉडकास्ट होगा, और सभी का आशीर्वाद भी है कि ये बच्ची बड़ी होकर IPS बनेगी। और हम यही कहते हैं कि पॉडकास्ट, हमारा जो पहला पॉडकास्ट है, एक IPS के साथ होगा। फिर दोस्तों बहुत सारी बातें सुनी हैं और बहुत सारी बातें, मतलब कमाल की बात है यार, गजब। जो बच्चे हैं ना, इनसे सीखो यार। धन्यवाद।